आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको मॉस शॉर्ट में, या उसी सब्जेक्ट का दूसरा नाम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सॉम अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस के अनुसार इसका नाम होता है, लेकिन है दोनों एक ही चीज। और इसके एक टॉपिक को हमने डिस्कस किया है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो आपने ड्रॉ किया। आज हम कुछ इस सब्जेक्ट के फंडामेंटल चीजों को बताना चाहते हैं आपको। एक्चुअली मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसमें डिफरेंस यही होता है इंजीनियरिंग के अंदर कि मैकेनिक्स के अंदर हम लोग बॉडी को रिजिड मानते हैं, बॉडी के शेप एंड साइज में कोई चेंजेस नहीं होता जब उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जब आप फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी में, तो जब एप्रोप्रिएट फोर्स लगेगा बॉडी के अंदर, तो बॉडी के शेप एंड साइज में चेंजेस भी होगा। और उसे ही हम लोग कंसंट्रेट करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर कि फोर्स लगने के बाद बॉडी कितना डिफॉर्म हो रहा है, इस चीज को देखते हैं। देखिए, बहुत सिंपल चीज है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे और पूरी तरह से ध्यान से लास्ट तक सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। कुछ फंडामेंटल चीज है। तो देखिए, जैसे कि एक बॉडी हम लेते हैं कि ये एक सर्कुलर बॉडी है, इसको सर्कुलर बॉडी कहेंगे। 3 डायमेंशनल फिगर दिखा रहे हैं हम आपको। ये एक सर्कुलर बार कह सकते हैं, यूनिफॉर्म बार कह सकते हैं, सॉलिड बार इसको हमने लिया है। एक ये सॉलिड बार है, और इसके सॉलिड बार सर्कुलर बार है, इसलिए एक डाया है इसमें और लेंथ है, एक रॉड का पीस। और यही जो सर्कुलर बार है, सर्कुलर बार को रेक्टेंगुलर बार के रूप में भी देख सकते हैं हम लोग। ये एक रेक्टेंगुलर बार दिखा रहे हैं आपको हम। देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर बार, ये रेक्टेंगुलर बार और ये सर्कुलर बार। रेक्टेंगुलर बार में क्या होगा कि इसकी लेंथ के साथ साथ इसका ब्रेथ और थिकनेस या हाइट भी होगा। और सर्कुलर बार में केवल डाया या रेडियस होगा। चूंकि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में ज्यादातर हम लोग डाया की बात करते हैं, तो इसलिए डायमीटर, जनरली न्यूमेरिकल में आपको डायमीटर दिया रहेगा। तो इन दोनों फिगर का यदि आप फ्रंट व्यू लें, 2 डायमेंशनल फिगर लें, तो 2 डायमेंशनल फिगर लें तो वो फिगर ये होगा कि जैसे ये हमने इसका फ्रंट व्यू ले लिया, तो एक रेक्टेंगल यदि हम ड्रॉ कर लें तो ये दोनों फिगर को दिखा रहा है। दोनों, इसको भी फ्रंट से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल दिखेगा, इसे भी फ्रंट से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल दिखेगा। अब आप देखिए कि यदि ये 2 डायमेंशनल हमने जो पार्ट लिया, चूंकि डायग्राम बार बार ड्रॉ करना है तो 3 डायमेंशनल हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम लोग किसी भी डेरिवेशन के लिए 2 डायमेंशनल फिगर ही लेते हैं। तो ये जो बार है 2 डायमेंशन में, यदि इस बार में एप्रोप्रिएट फोर्स लगाया जाए तो बॉडी डिफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो यदि डिफॉर्मेशन हम चाहते हैं इस बॉडी में, तो ऑलवेज वी हैव टू अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एट इट्स बोथ एंड। बोथ एंड्स में आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं तभी कोई बॉडी डिफॉर्म करना शुरू करता है। नेचुरली यदि ये हमारा एक बॉडी है और इस बॉडी को हम खींचते हैं दोनों साइड, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से पुल करते हैं, तभी ये बॉडी डिफॉर्म होता है। तो इसमें हमने ये जो फोर्स लगाया, या लोड भी बोलेंगे हम लोग इसको, अभी आप फोर्स मैकेनिक्स में बोलते थे, लोड कहेंगे। तो जो लोड हमने अप्लाई किया
बिकॉज ये लोड इस बॉडी के इस यूनिफॉर्म बार के सेंटर एक्सिस पर काम करता है, इसीलिए इसे एक्सियल लोड भी कहते हैं। वॉट्स जो आपके आएंगे एक्सियल लोड, तो ये एक्सियल लोड हो गया। और चूंकि दोनों तरफ से पुल कर रहे हैं बॉडी को, इसीलिए इस फोर्स को हम लोग टेंसाइल लोड कहेंगे। टेंसाइल लोड जिसमें कि बॉडी बढ़ रहा हो, बॉडी का लेंथ बढ़ रहा हो। तो दो तरह का लोड हम लगाते हैं, एक टेंसाइल लोड और एक कॉम्प्रेसिव लोड। कॉम्प्रेसिव लोड कि जब बॉडी को हम दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से दबा रहे हैं, तो ये कॉम्प्रेसिव लोड होगा, ये टेंसाइल लोड है। फंडामेंटली आपको पहले समझ लेना है, उससे टेंसाइल लोड या कॉम्प्रेसिव लोड से बहुत डिफरेंस नहीं होगा। तो इस तरह से ये देखिए कि जो हमने ये लोड अप्लाई किया, टेंसाइल लोड एक यूनिफॉर्म बार के ऊपर, ये मान लिया कि सर्कुलर बार है हमारा। तो जब सर्कुलर बार में ये हमने लोड लगा दिया और इसका जो डाया है इसको डी मान लें और इसके लेंथ को एल मान लें, ये लेंथ है इस सॉलिड यूनिफॉर्म बार का लेंथ है। तो P जब लगेगा दोनों साइड से, ये पुलिंग या एक्सियल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये लगने से बॉडी डिफॉर्म करना शुरू करेगा। तो ये डिफॉर्म जब बॉडी करेगा, तो डिफॉर्म करने के बाद मान लिया जाए कि बॉडी डिफॉर्म करके इतना लेंथ जो है कवर किया, ये लेंथ कवर किया, यानी कि इसका ओरिजिनल लेंथ अब यहां से यहां तक हो गया। और यदि ये बढ़े हुए लेंथ को हम लोग डेल्टा एल एज्यूम कर लें, डेल्टा एल है हमारा ये बढ़ा हुआ लेंथ, अब एक साइड दिखा रहे हैं बट टोटल जो लेंथ बढ़ रहा है बार का, बढ़ा हुआ लेंथ, यानी ये डिफॉर्मेशन जो है डेल्टा एल है और एल जो है ये ओरिजिनल लेंथ है। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में सबसे पहला टर्म आता है स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेस जो है, जब आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे तो डेफिनेशन भी तैयार हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए ये अप्लाइड लोड जो हमने लगाया है और इस बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को यदि ए एज्यूम कर लें, तो व्हाट डज मीन बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीनिंग है कि ये जो बार है जो इंड में सर्किल के शेप का है, उसका एरिया, उसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। यानी लोड जिस एरिया पर लग रहा है वो एरिया, ये सर्कुलर एरिया है इधर भी और इधर भी, जो सर्किल के आकार का है, तो उस एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो अप्लाइड लोड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड लोड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए ये स्ट्रेस का डेफिनेशन हो गया, ये फॉर्मूला। अब ये जो लोड हम लगाते हैं, ये लोड का यूनिट बड़ा हो सकता है, जैसे कि मैकेनिक्स में आपने देखा न्यूटन वेट का फोर्स का यूनिट है, लेकिन बड़ा यूनिट भी यूज होता है न्यूटन के जगह किलो न्यूटन। तो यदि किलो न्यूटन है तो उसे न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग 10 की पावर 3। उसी तरह से मेगा न्यूटन, ये 10 की पावर 6। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स इन न्यूटन, देन यू विल गेट कंफर्टेबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो आप हमेशा जो भी यूनिट पी का हो उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लें। तो इस तरह स्ट्रेस का यूनिट जो P है उसका यूनिट न्यूटन हो गया अपॉन। अब आप देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीनिंग है कि ये जो सर्किल है
उसका एरिया जो पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का एरिया, और उसको जब डाया में कन्वर्ट कर ले, यानी कि A बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और जब R को हम डाया में कन्वर्ट करते हैं तो ये पाई बाय 4 डी स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू d/2 है। तो इस तरह से एरिया को हम पाई बाय 4 डी स्क्वायर लिखेंगे सर्कुलर के केस में। तो ये जो लेंथ है या डेल्टा एल है या ये एल है ये डाया है, ये न्यूमेरिकल में तीनों का यूनिट अलग अलग हो सकता है। आपको कहेगा कि एक यूनिफॉर्म बार की लेंथ जो है 2 मीटर है या 5 मीटर है, और उसका डायमीटर जो है 5 सेंटीमीटर है, और जब उसमें एक्सियल लोड आपने लगाया तो इसका डिफॉर्मेशन जो है 2 mm हो गया। तो देखिए यहां लेंथ का यूनिट mm भी है, सेंटीमीटर भी है और मीटर भी है। तो सभी यूनिट्स को, लेंथ के सारे यूनिट्स को आपको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो अलग अलग तरीके से लोग परोसते हैं अपनी बातों को। हमने क्या किया है कि यूनिट्स, लेंथ के यूनिट्स को mm में रखा है पूरी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर। और हमें ये लगता है कि यदि mm में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मिनिमम एरर में क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में जाएगा और उसमें आपको एरर की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए हमने सारे लेंथ को, चाहे सेंटीमीटर हो या मीटर हो या mm हो, सबको mm में कन्वर्ट कर लें। और आप वैसे भी इतना जानते ही हैं कि यदि 1 मीटर कहीं है तो उसको 1000 mm हम लिख सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यदि 1 सेंटीमीटर है तो उसे हम 10 mm। तो ये सिंपल चीज है जो जानते हैं सभी लोग। तो इस तरह से हम mm में कन्वर्ट कर लें तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो एरिया में चूंकि स्क्वायर हो जाता है तो ये mm स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ भी आप जैसा भी यूनिट चूज करें, तो इस तरह से ये स्ट्रेस का यूनिट तैयार हो गया। अब देखिए दूसरा टर्म जो है इसके अंदर वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन किसे कहते हैं? स्ट्रेन को स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। स्ट्रेन का मीनिंग होता है बढ़ा हुआ लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो जो बढ़ा हुआ लेंथ है हमारा वो डेल्टा एल है और ओरिजिनल लेंथ मेरा एल है। तो डेल्टा एल का भी यूनिट mm है और एल का यूनिट भी mm है, चूंकि हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो दोनों mm कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस हो जाएगा, यानी इस तरह से इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखना है वो है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को कैपिटल ई से डिनोट करेंगे और ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यानी यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। और यदि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के यूनिट को देखें तो नीचे जो स्ट्रेन है उसका कोई यूनिट नहीं है, तो जो स्ट्रेस का यूनिट है वही यंग्स मॉडुलस का भी यूनिट हो जाएगा। सो न्यूटन पर mm स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो ये 3 फॉर्मूला फंडामेंटल यहां से मैकेनिक्स स्टार्ट होता है। यंग्स मॉडुलस के जो फॉर्मूले हमने लिए, इस फॉर्मूले को यदि दूसरे तरीके से हम ऊपर की वैल्यूज को डालकर कन्वर्ट करें तो सिग्मा की वैल्यू P/A और स्ट्रेन यानी E की वैल्यू डेल्टा L/L। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं PL/A इंटू डेल्टा L। इसमें P है एक्सियल लोड, L है लेंथ ऑफ द बार, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया,
एंड डेल्टा एल इज द डिफॉर्मेशन या एक्सटेंशन भी कहते हैं इसको, कितना बढ़ा। और देखिए ये ई की वैल्यू हो गई, और यहां भी यदि आप सारे यूनिट को पुट करेंगे तो यही न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। और इसको जनरली क्या होता है कि डेल्टा एल के टर्म में ज्यादा यूज किया जाता है फॉर्मूले में, यानी डेल्टा एल को यदि लेफ्ट में ले लें तो ये हो गया पीएल बटे ए, इस तरह से लिखा जाता है इसको। अब यहां यूनिट पुट करेंगे पी का एल का, तो डेल्टा एल का जो यूनिट है एमएम, वही यूनिट यहां बन जाएगा, ये एमएम में आ जाएगा। सर्कुलर बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो जैसा कि हमने बताया π/4 d स्क्वायर है। तो इस तरह से डेल्टा एल को यदि ए की वैल्यू यहां डाल दें तो ये हो जाएगा 4pl बटे पाई डी स्क्वायर ई। तो ये जो फॉर्मूला हुआ सबसे पॉपुलर फॉर्मूला हुआ हमारा, जिस पर कि न्यूमेरिकल हमेशा बनता है। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कहेगा डिफॉर्मेशन निकालिए, क्योंकि बार बार डिफॉर्मेशन निकालना होगा। तो यदि इसे हम याद रख ले तो इसमें पी का, एल का, डी का और ई का ये वैल्यू आपको दी रहेगी, उस वैल्यू को पुट करके डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। या फिर कुछ और भी निकालना है, डेल्टा एल दिया हुआ है, पी निकालना है या एल निकालना है या डाया निकालना है, यंग्स मॉडुलस निकालना है। तो इस तरह से हम लोग ये न्यूमेरिकल यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत सारे हो सकते हैं, और उस पर थोड़ा आपको हम आगे पहले मटेरियल देते हैं, फिर यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। कंटिन्यूटी में आप देखें सारे पूरे वीडियोस को तो आपको बहुत लाभ होगा। तो ये डेल्टा एल हमने निकाला। अब देखिए ये जो यूनिफॉर्म बार की हम बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म बार में हमने जो टेंसाइल लोड लगाया तो ये फॉर्मूला हुआ। लेकिन यदि कॉम्प्रेसिव लोड लगा दें तो क्या चेंजेज होगा? तो कॉम्प्रेसिव लोड यदि लगा दें तो फिगर में चेंजेज यही होगा कि फिगर ऐसा हो जाएगा। देखिए ये हमने कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहे हैं दोनों साइड से, ये इक्वल एंड अपोजिट कॉम्प्रेसिव लोड लगा दिया। तो कॉम्प्रेसिव लोड लगा दिया तो ये मेरा एल है, ओरिजिनल लेंथ इस सर्कुलर बार का, ये डाया है। तो क्या होगा कि जब आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं एक्सियल लोड लगा के, तो डेल्टा एल यानी ये दब जाएगा और डेल्टा एल ये हो जाएगा, ये हो गया डेल्टा एल। देखिए यही डेल्टा एल है जो हम यहां दिखा रहे हैं, ये डेल्टा एल है। यानी अब बॉडी जो है एलोंगेट नहीं होके शॉर्टेन हो गया, बॉडी छोटा हो गया। लेकिन देखिए इस फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि स्ट्रेस जो होगा वो अप्लाइड लोड, यानी कि यहां पर जो लोड था वो टेंसाइल लोड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस केस में कॉम्प्रेसिव लोड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर उसी तरह स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, यंग्स मॉडुलस, ये सारी चीजें वही होगी, केवल लोड का नेचर यानी बदल गया। लोड जो टेंसाइल लग रहा था वो कंप्रेसिव हो गया। यानी कि हमें टेंसाइल लोड या कंप्रेसिव लोड से न्यूमेरिकल के फॉर्मूले पर, यानी फॉर्मूले पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इससे न्यूमेरिकल पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। केवल फिगर जो आप ड्रॉ करें तो यदि कंप्रेसिव है तो उसे अंदर की तरफ लें और टेंसाइल है तो उसे बाहर की तरफ लें। तो ये आपका यूनिफॉर्म बार की बात हुई। लेकिन यूनिफॉर्म बार के साथ नेक्स्ट जो होता है वो होता है स्टेप्ड बार। तो स्टेप्ड बार का मीनिंग ये है कि यदि कोई बार है और ये अलग अलग डाया का इसका पोर्शन है, मान लीजिए यहां से यहां तक अलग डाया है, फिर उसका डाया यहां से चेंज कर गया, मान लीजिए ये डाया है इस तरह से,
इसको ये लाइन नहीं भी हो सकता है, नहीं भी होगा तो उसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे। मान लीजिए कि इसमें एक टेंसाइल लोड हम लगा रहे हैं दोनों तरफ, ये P है। अब ये तीनों पोर्शन का, इसी को स्टेप्ड बार कहते हैं कि कई अलग अलग डाया के यूनिफॉर्म बार जब ज्वाइंट होते हैं तो स्टेप्ड बार कहते हैं। ये स्टेप्ड बार है, यहां का डाया कुछ और है, D1 मानते हैं, यहां का डाया कुछ और है, यहां का डाया कुछ और है, यहां का लेंथ कुछ और हो सकता है, यहां का लेंथ कुछ और हो सकता है, और यहां का लेंथ कुछ और हो सकता है। तो जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस पोर्शन को अलग एक ड्रॉ कर लेंगे। अब चूंकि फोर्स पूरे में लग रहा है तो इसीलिए मान लीजिए कि ये A है, ये B पोर्शन है, ये C है और ये D है। तो जब AB को हम अलग से ड्रॉ करेंगे, यानी फ्री बॉडी डायग्राम ही मान लीजिए कि हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये AB का, AB में ये फोर्स जो टेंसाइल लोड लग रहा है ये दोनों तरफ दिखाएंगे, जो भी अमाउंट उसका होगा ये दोनों तरफ दिखाएंगे, और ये हमारा जो डाया होगा वो D1 और ये लेंथ L1। इससे हम इस फॉर्मूले पर डाल के इसका डेल्टा L निकाल लेंगे, फिर इस फिगर को बना लेंगे, इसका डेल्टा L निकाल लेंगे, इस फिगर को बना लेंगे अलग से, तीन ऐसा डायग्राम बना लेंगे और तीनों का डेल्टा L निकाल के यदि उसमें ऐड कर दें तो टोटल एलोंगेशन इस बार का मालूम हो जाएगा। यानी न्यूमेरिकल निकालने के लिए स्टेप्ड बार में आपको अलग अलग तीनों, या दो है तो दो पोर्शन, एक तीन है तो तीन पोर्शन, तीनों पोर्शन के लिए आप अलग अलग इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें और इससे डेल्टा L के इस फॉर्मूले से इसका डेल्टा L, यानी इसका जो निकालेंगे वो डेल्टा L1 मान लीजिए, फिर इस बीच वाले का निकालेंगे वो डेल्टा L2 हो जाएगा, और जो तीसरा निकालेंगे वो डेल्टा L3 हो जाएगा, और ये तीनों को जब ऐड कर देंगे तो ये डेल्टा L जो हमारा टोटल एलोंगेशन है वो मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल एलोंगेशन स्टेप्ड बार का भी निकाल सकते हैं, या फिर जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू हमें पूछा जाए उसे हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से स्टेप्ड बार और यूनिफॉर्म बार के न्यूमेरिकल को आप इस फॉर्मूले पर पहले बना करके देखेंगे, बनाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बुक में भी हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका आसानी से बनेगा, चाहे यूनिफॉर्म बार हो या स्टेप बार हो। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उस तरह से न्यूमेरिकल यदि आप बनाते रहें किसी भी बुक से, उस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल, और फिर आगे बढ़ते रहें, तो आप आसानी से मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से दो टॉपिक हमने बताया। एक चीज और इसमें आपको बताना चाहते हैं कि यदि मान लीजिए होता है स्टेप बार है, ये स्टेप बार है और ये यूनिफॉर्म बार है, तो इसका एक एंड को फिक्स भी कर दिया जा सकता है। ऐसे इस तरह से फिक्स कर दिया एक एंड को, ये फिक्स्ड एंड है, और इस तरफ फोर्स लगा दिया टेंसाइल लोड P, और इसका जो डाया है ये है D और लेंथ L। तो इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक एंड को फिक्स कर देंगे और दूसरे एंड में फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली जितना फोर्स इधर लगाएंगे उतना ही फोर्स इधर भी क्रिएट होगा। तो इसीलिए इस फिगर और इस फिगर में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिक्स एंड भी हो सकता है, चाहे इस साइड हो इस साइड हो, केवल एक एंड फिक्स करेगा, दूसरे एंड में फोर्स लगेगा, चाहे वो टेंसाइल लोड लगे या कॉम्प्रेसिव लोड लगे, उससे इस फॉर्मूले या न्यूमेरिकल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिक्स एंड में भी आपको वही काम करना है जो आपने यूनिफॉर्म बार के इस ओपन एंड में किया, या स्टेप्ड बार को भी आपने समझ लिया। तो आप इस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। फिर अगले दिन हम आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए। ओके, थैंक यू।